वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फार्मा ज्ञान बाई वैभव अग्निहोत्री। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द सेल के बारे में। हम लोग जानते हैं सेल के पार्ट्स, सेल होती क्या है, सेल के कितने टाइप्स होते हैं और सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ये सभी चीजें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए हुए अपनी वीडियो से। जो सेल होती है दैट इज द प्राइमरी और द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मींस जीवन की प्राइमरी यानी कि प्राथमिक और सामान्य संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है सेल। सेल को हिंदी में कोशिका कहा जाता है और इसके अलावा इसको हम लोग दूसरे शब्दों में यह भी कहते हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ या फिर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी सजीव प्राणी के अंदर सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है कोशिका। कोशिकाओं के मिलने से ही ऊतक यानी कि टिश्यूज का निर्माण होता है और जब दो या दो से ज्यादा टिश्यूज आपस में कंबाइन करते हैं तो ये एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। और जब मल्टीपल ऑर्गन्स आपस में एक साथ जुड़ करके फंक्शन करने लगते हैं तो ये एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। और ऑर्गन सिस्टम्स कंप्राइज होकर के जब पूरी बॉडी के सभी ऑर्गन सिस्टम सटीक तरीके से काम करते हैं तो वो एक निर्माण करते हैं किसी एक ऑर्गेनिज्म का। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो सेल होती है द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। ये दो पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे आई थिंक। इसके बाद में हम लोग सीधे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए हुए टाइप्स ऑफ सेल्स की तरफ। टाइप्स ऑफ सेल्स में जो मेजरली सेल के टाइप्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। तो हम लोग यहां देख सकते हैं कि दो टाइप की सेल हमको मिलती हैं। एक जो मिलती है वो होती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी जो सेल होती है दैट इज यूकेरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस सिर्फ न्यूक्लियस का होता है, अदरवाइज सेल ऑर्गेनल्स दोनों ही सेल्स में सेम होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फुल्ली डेवलप या फिर हाफ डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है। और इन अदर वर्ड्स अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसमें हमको मिलता है इमैच्योर न्यूक्लियस। और जो यूकेरियोटिक सेल होती है इसके अंदर हमको मिलता है मैच्योर न्यूक्लियस। इन्हीं दो सेल्स के अंदर सिर्फ यही दो अंतर होते हैं, इसके अलावा इन सेल्स में कोई भी तीसरा अंतर नहीं होता। तो जहां तक मैं बताऊं, जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर हमको मिलती है प्रोकैरियोटिक सेल जिसके अंदर फुल्ली डेवलप या फिर इमेच्योर न्यूक्लियस होता है। और जितने भी एनिमल बींग्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उन सभी के अंदर यूकेरियोटिक सेल्स मिलते हैं जो कि मैच्योर्ड न्यूक्लियस कंटेन करते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है जो कि एक सेल का डायग्राम है। इसमें मैं पहले से ही सारे सेल ऑर्गेनल्स को ड्रॉ कर चुका हूं और अभी आप लोगों के सामने मैं इस डायग्राम की लेबलिंग करूंगा। लेकिन लेबलिंग करने से पहले मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, तो मैं इस चीज को यहां पर इरेज कर देता हूं सो दैट हमारे पास प्रॉपर स्पेस हो जिससे कि हम लेबलिंग अच्छे से कर पाए। चलिए, आप लोगों के सामने एक डायग्राम दिया हुआ है। हमारे जो सेल होती है, सेल के कुछ पार्ट्स होते हैं। सेल के पार्ट्स में सबसे पहला और सबसे मेजर पार्ट जो होता है दैट इज इट्स सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड पार्ट ऑफ द सेल इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो नॉन एज द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड बिकॉज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड एक ऐसा लिक्विड होता है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है और सेल के अंदर होने वाले जितने भी मेटाबॉलिज्म हैं उन सभी मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है ड्यू टू इट्स ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी ऑफ सम नेसेसरी एलिमेंट्स। तो इसके पार्ट्स में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। और जो सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रही है दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है ना, ये हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन को ही हम अदर नाम से भी जानते हैं
सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम हम लोग कह सकते हैं, कई जगह पर आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कुछ जगह पर आपको यही मेम्ब्रेन प्लाज्मा लेमा के नाम से भी मिलती है, प्लाज्मा लेमा। ठीक है, तो ये तीनों नाम होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। आप लोग किसी भी तरीके से इन तीनों नाम में से कंफ्यूज मत होना, अगर इसमें से कोई भी नाम मिलता है तो सेल मेम्ब्रेन की ही बात करी जाती है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के। ये जो आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है, एक थोड़ा सा अटपटा सा डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये एक सेक्शन कटा हुआ है किसी एक सेल का। कोई एक यूकेरियोटिक सेल है जिसके अंदर फुल्ली मैच्योर्ड न्यूक्लियस है, और उसका एक सेक्शन हम लोगों ने काट के देखा हुआ है, और इसीलिए हम लोग उसके अंदर के सारे सेल ऑर्गेनल्स को इजीली देख पा रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। ये जो सेल ऑर्गेनल्स बने हुए हैं, इन सेल ऑर्गेनल्स के बाद में जो भी खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, जितना भी एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा है, ये सभी एम्प्टी स्पेस कवर होता है बाय द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड जो होता है, इसका काम होता है कि ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये जो है सेल की शेप, सेल का साइज मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। दूसरी तरफ से ये सेल की हेल्थ को भी और सेल की ग्रोथ को भी बना करके रखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो दो चीजें हम लोगों ने कवर करी, एक सेल मेम्ब्रेन और दूसरा साइटोप्लाज्म। अब इसके बाद में हमारा जो तीसरा पार्ट होता है सेल का, वो होते हैं उसके सेल ऑर्गेनल्स। अब हम लोग बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सेल ऑर्गेनल्स की। जो सेल ऑर्गेनल्स में सबसे पहला और चीफ ऑर्गेनल आपको मिलेगा वो होगा उसका न्यूक्लियस। यहां आपको सेंटर में जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये होता है इसका न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है, ये एक बाई मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है या फिर ऑर्गेनल होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को हम लोग किसी भी सेल का कंट्रोल सेंटर कह सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए का फॉर्मेशन होता है। डीएनए का फॉर्मेशन वो करता है क्रोमोसोम्स के थ्रू। ठीक है ना, इसको हम लोग कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहते हैं। इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल हम लोग इसके डीएनए फॉर्मेशन बाय क्रोमोसोम के प्रॉपर्टी की वजह से कहते हैं, डीएनए फॉर्मेशन बाय क्रोमोसोम। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस का काम यह होता है कि ये डीएनए का फॉर्मेशन करता है बाय द क्रोमोसोम्स, और इसके अलावा इसका जो रोल रहता है अमीनो एसिड के एडजंक्शन में भी होता है, यानी कि ये भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ये बात हुई, इसको कंट्रोल सेंटर क्यों कहा जाता है। इसके अलावा जो यहां पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था, उसी कंपोजिशन का सेम फ्लूइड हमको न्यूक्लियस के अंदर भी मिलता है, लेकिन उसकी लोकेशन के चेंज होने की वजह से, उसके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने की वजह से सिर्फ हम उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो फ्लूइड है ये न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, इसीलिए इस फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। और न्यूक्लियस के जस्ट सेंटर में, न्यूक्लियस जो है वो सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है, और न्यूक्लियस के भी जस्ट सेंटर में एक और छोटी सी स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ रेड कलर से दिखाई दे रही है। ये जो स्ट्रक्चर होती है, ये इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये जो सबसे सेंट्रल में न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। और इसके अलावा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर एक एनवेलप प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो मैंने इसमें ड्रॉ नहीं किया है, मैं आपको कुछ अलग से स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ उसको सराउंड करते हुए कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, और इसका फंक्शन जो होता है न्यूक्लियर एनवेलप का, ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा न्यूक्लियस में जितने भी एलिमेंट्स पहुंचते हैं उनको सिलेक्टिवली न्यूक्लियस तक रीच करने देता है, और न्यूक्लियस से बाहर भी कुछ सिलेक्टिव एलिमेंट को ही ट्रांसपोर्ट करने देता है। इसके अलावा अननेसेसरी एलिमेंट्स ना तो न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर सकते हैं और ना ही न्यूक्लियस के बाहर जा सकते हैं। तो अब इसके बाद में हम लोगों ने जो ऑर्गेनल्स पढ़े, जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस की बात हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद में जो अगला ऑर्गेनल आ रहा है, अगला सारा ऑर्गेनल है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, मैंने न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाई हुई है, जो कि जिसमें सारी के सारी ट्यूब एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज्ड है। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग इसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिसको शॉर्ट में आप लोग ER के नाम से जानते हैं। ठीक है, ER जो होता है मींस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्योंकि हमारा न्यूक्लियस राइबोसोम्स का भी प्रोडक्शन कर रहा है, और जो राइबोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियर एनवेलप के थ्रू बाहर आते हैं, और न्यूक्लियर जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस होती है वो इन राइबोसोम्स को अपनी सरफेस पर अटैच करने के लिए परमिशन देती है। इसीलिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो आपको दो तरीके से जानने को मिलता है, जिसमें पहला होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग SER कहते हैं, और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग RER कहते हैं। ये इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लासिफिकेशंस हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बस एक ही रीजन से कहा जाता है, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस होती है, जो वॉल्स होती हैं, उस पर राइबोसोम्स स्टिक नहीं कर पाते, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी सरफेस पर राइबोसोम्स स्टिक कर जाते हैं, कुछ इस तरीके से। ये जो आपको ब्लैक डॉट्स अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग राइबोसोम्स कंसीडर करते हैं कि ये राइबोसोम्स हैं। इसके अलावा ये जो ट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है, ये सभी ट्यूबुलर अरेंजमेंट जो ट्यूब्स होती हैं, ये परपेंडिकुलरली एक दूसरे के साथ में अरेंज होती हैं, और इनके इस परपेंडिकुलर अरेंजमेंट को ही हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी। ठीक है ना, और सिस्टर्नी कहने के बाद में ये जो ट्यूबुलर अरेंजमेंट्स हैं, ये ट्यूबुलर को सैक अरेंजमेंट भी कहा जाता है। इसीलिए कुछ जगह पर जब आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा ट्यूबुलर सैक्स लाइक अरेंजमेंट, ट्यूबुलर सैक्स लाइक अरेंजमेंट, जिसको हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है ना, तो यही होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी जो मेजर रोल रहता है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में रहता है, और राइबोसोम्स के प्रोडक्शन प्लस उनके ट्रांसपोर्टेशन में रहता है। ठीक, और इसके अलावा जो राइबोसोम्स इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर स्टिक नहीं हो पाते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ इस तरीके से डिसॉल्व रहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही हैं आपको, जो आपको डॉटेड्स दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ बॉल्स दिख रही हैं छोटी छोटी, ये भी राइबोसोम्स हैं। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हमारे गोल्गी एपरेटस की। जो गोल्गी एपरेटस है, ये जो गोल्गी एपरेटस है, ये गोल्गी एपरेटस भी ट्यूबुलर सैक्स लाइक अरेंजमेंट्स होते हैं, इनको भी सिस्टर्नी कहा जाता है। लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अरेंजमेंट था और इनका जो अरेंजमेंट है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। इसके अलावा जो आपके गोल्गी एपरेटस हैं, गोल्गी बॉडीज या फिर गोल्गी एपरेटस, आप इसको किसी भी नाम से कह सकते हैं, गोल्गी बॉडीज, ये जो गोल्गी बॉडीज होती हैं, इन गोल्गी बॉडीज का जो फंक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ लाइसोसोम्स का प्रोडक्शन भी करते हैं, और लाइसोसोम्स का प्रोडक्शन करने के बाद में ये जो आपके राइबोसोम्स हैं इनकी मैच्योरिटी भी करते हैं। इसके अंदर जो आपके राइबोसोम्स हैं, वो राइबोसोम्स इस एरिया से इनके अंदर एंटर करते हैं, और फिर कुछ मैच्योरिटी के बाद में इनके इस एरिया से आकर के बाहर निकलते हैं, जहां पर इनका नाम बदल के लाइसोसोम्स हो जाता है। इसी तरीके से जो गोल्गी एपरेटस हैं या गोल्गी बॉडीज हैं, इनका जो मेजर रोल रहता है इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। और यहां पर जो मैंने एक ये रेड स्ट्रक्चर आप लोगों को डिनोट कराई हुई है, ये वाली, ये एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ है जो कि लाइसोसोम का मॉलिक्यूल है। ये एक लाइसोसोम का मॉलिक्यूल है। तो इसी तरीके से आप लोगों को पता चला होगा कि गोल्गी एपरेटस क्या है, उसका फंक्शन क्या है। अब हम लोग बात करते हैं एक और सेल ऑर्गेनल की, जो कि हमारे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। उसको पावर हाउस ऑफ सेल, जो कि हम लोग अपने बेसिकली इंटरमीडिएट या फिर 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते चले आ रहे हैं, उसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि इसके अंदर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का प्रोडक्शन हो रहा होता है।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम लोग शॉर्ट में एटीपी के नाम से जानते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है हमारे बॉडी के अंदर सेल ऑर्गेनल जो है जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है। और इस एटीपी का जो फंक्शन होता है, एटीपी का मेजरली यूज करती है सेल इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी टू कंडक्ट मैनी केमिकल प्रोसेसेस, और इसीलिए इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है वो डीएनए के फॉर्मेशन के थ्रू ही उसमें एनर्जी आती है, और न्यूक्लियस की जितनी भी प्रोसेस होती है वो सब अलग होती है। बल्कि इसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनल्स सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन सभी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में जो एक ऑर्गन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रही हैं सेल के बाहर, ये कोई किसी भी तरीके की डेकोरेशन की कोशिश नहीं करी गई है, ये भी आपके सेल का ही एक पार्ट है जिसको हम लोग माइक्रोविली के नाम से जानते हैं। ये जितनी भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये माइक्रोविली होती हैं, और इन माइक्रोविली का जो फंक्शन होता है वो होता है कि वो दो सेल्स को आपस जुड़ने में हेल्प करते हैं। जैसे कि फॉर सपोज कि ये एक सेल है और इसके अलावा ये दूसरी सेल है, और ये इस सेल की माइक्रोविलीज हैं और ये वाली दूसरी सेल की माइक्रोविली हैं, तो दोनों सेल्स की माइक्रोविली आपस में कुछ इस तरीके से जुड़ जाती हैं। तो ये मेजर फंक्शन होता है, दो सेल्स को आपस में जुड़ने में हेल्प करती हैं इस किसी एक सेल की माइक्रोविली दूसरी सेल की माइक्रोविली के साथ में जुड़ जाते हैं। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। साइटोस्केलेटन में जैसे कि आपको एक वर्ड सुनने को मिला स्केलेटन, हमारी बॉडी में जो स्केलेटन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, दैट ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटन होता है दैट इज एन बोनी फ्रेमवर्क, और जो बोनी फ्रेमवर्क होता है वो हमारी बॉडी को शेप और उसकी साइज को डिसाइड करने में या फिर उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसी तरीके से सेल के अंदर भी एक स्केलेटन प्रेजेंट होता है जिसको साइटोस्केलेटन कहा जाता है। अब इस साइटोस्केलेटन के अंदर हमारे दो चीजें मेजरली पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे कि आपको ये कुछ क्रॉस और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही हैं। इन सभी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इनका रोल ये रहता है, ये सिर्फ इतने ही नहीं पूरे सेल के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, और इनका जो फंक्शन होता है कि ये सेल को उसकी साइज और शेप मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा साइटोस्केलेटन में एक और चीज आती है जिसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, जो कि आपके इसमें माइक्रोविली के अंदर आपको जो ब्लैक लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये इन सभी को हम लोग कहते हैं माइक्रोफिलामेंट। ये जो है इनको हम लोग कहते हैं माइक्रोफिलामेंट। ये जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं इनका भी सेम फंक्शन होता है, ये भी सेल को शेप साइज प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होती हैं। तो इसी के साथ में हम लोगों ने हमारे जो सेल है, सेल की एनाटॉमी और